हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं निखिल और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कुछ पुराने स्टूडेंट्स हो सकता है शायद मुझे जानते भी होंगे। लास्ट ईयर मैंने एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस की एक बैच ली थी जो कि आरआरबी के नोटिफिकेशन के साथ लाई गई थी। बट इस बार वंस अगेन मैं नाबार्ड के नोटिफिकेशन के साथ आपके लिए दोबारा एक और बैच लेकर आया हूं। लेकिन दिस इज़ नॉट फॉर फाइनेंशियल अवेयरनेस, दिस इज़ अ बैच फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि नाबार्ड का नोटिफिकेशन आया हुआ है 17 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक इसके एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिल करने की डेट्स दी गई हैं। तो जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं नाबार्ड के नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ एक फ्रंट पेज है। तो इससे रिलेटेड कुछ अच्छे सिलेबस के एस्पेक्ट इस बार रखे गए हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का। तो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का सिलेबस बहुत भयानक, काफ़ी भारी कंटेंशियस सिलेबस बनाया गया है प्री और मेंस के लिए। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, इससे रिलेटेड कुछ अच्छा कंटेंट चाहते हैं, अच्छे सेशंस चाहते हैं, बढ़िया स्टडी मटेरियल और पीडीएफ चाहते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो के साथ ही मैं बैच का अनाउंसमेंट भी करने जा रहा हूं। इसीलिए आप सबको ये वीडियो, छोटा सा ही वीडियो है, ये आखिरी तक ज़रूर देखना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि ईएसआई के इस पूरे के पूरे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और आपके लिए हमारे पास क्या है कंप्लीटली बैच एस्पेक्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेकेंड, यस। ये है नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए और इससे रिलेटेड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ के ऊपर मैं एक बैच लेकर आने वाला हूं। यहाँ बैच के कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं इस पार्ट के ऊपर दोबारा एक बार लास्ट में आऊँगा, तब मैं आपको ये सब डिटेल में समझा दूंगा। पहले हम सबसे पहले नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं। ये आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन अभी अभी रिलीज़ हुआ है, ये 17 जुलाई से 7 अगस्त तक। और आपने अगर ठीक से देखा होगा तो जो फेस 1 यानी प्रिलिमिनरी का जो एग्जाम है इस नोटिफिकेशन में, वो होने वाला है लास्ट वीक ऑफ अगस्त या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में टेंटेटिवली। तो नाबार्ड ने बहुत क्लियरली यहां पर मेंशन किया हुआ है कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त से फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के बीच में टेंटेटिवली ये एग्जाम होने वाली है, राइट। अब यहां ऊपर आप देखेंगे तो देयर इज वन मोर थिंग जो कि आपको पता होना चाहिए। ग्रेड ए के लिए ये असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन है, उसके लिए ये एग्जाम होने वाला है, राइट। अब इसमें ईएसआई यानी इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज नाम का एक सब्जेक्ट रहेगा। तो उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, मैं उसके ऊपर आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। सो लेट्स हैव अ लुक। चलिए देखते हैं। यस, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिलेबस क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं और आपका प्री का एग्जाम कैसे होने वाला है। तो जैसा आप सब देख सकते हैं, ये आपका प्री का पूरा पोर्शन है, प्रिलिमिनरी एग्जाम स्ट्रक्चर फॉर ग्रेड ए आरडी बीएस एंड राजभाषा। इसमें आप देख सकते हैं रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर नॉलेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, डिसीजन मेकिंग है, फिर जनरल अवेयरनेस है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज विच हैज अ लार्जर फोकस ऑन रूरल इंडिया, राइट। ये एक बात बहुत अच्छे से समझने जैसी है। इसीलिए किसी भी प्रकार का दूसरा मटेरियल या वीडियो अगर आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे या फॉलो कर रहे होंगे, सो एक बात का मेजरमेंट जरूर कर लेना, क्या इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में आपको रूरल इंडिया पे फोकस करके पढ़ाया जा रहा है या नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो ये पूरी की पूरी बैच आपके लिए काफ़ी अच्छी बैच रहेगी, डेडिकेटेड बैच रहेगी, इसका आपको पूरा पूरा बेनिफिट उठाना चाहिए। देन एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट विथ एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया। अब यहाँ पर बहुत क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 1, 2, 3, 4 और 5, ये ऊपर के जो 5 पॉइंट हैं ये केवल क्वालिफाइंग है, ये सब्जेक्ट केवल क्वालिफाइंग है, यानी यहां पर आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है एंड यू विल बी डन। आप यहां से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको एक्चुअल स्कोर करना पड़ेगा 6, 7 और 8 में। यहां पर आपको स्कोर करना पड़ेगा। यहां आपका स्कोर जितना अच्छा आएगा, जितना मेरिट में आएगा, उतना ही आपको मेंस के लिए मेंस के लिए सिलेक्शन होने के आपके चांसेस बढ़ेंगे। तो लार्जली व्हाट यू नीड टू फोकस इज ऑन जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, सो बेसिकली यहां पर जैसे दिया हुआ है मेरिट सेक्शन, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द मेन एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द मेरिट सेक्शन ओनली। यानी यहां पर जो आपका स्कोर आएगा इसके बेसिस पे ही आपको मेंस के लिए कॉल आएगा, क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो यहां पर आपको क्या क्या करना है, 20 मार्क्स का जीए सॉल्व करना है,
उसके बाद 40 मार्क्स का आपको ESI सॉल्व करना है और 40 मार्क्स के लिए आपको एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी 100 मार्क्स का आपका जो एग्जाम पार्ट है वो ये 3, 6, 7, 8 इन सब्जेक्ट्स के ऊपर रहेगा। तो वेटेज तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन है ये इस एग्जाम के लिए। अब इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं, अगर आप मेंस तक पहुंच गए, प्री क्वालिफाई कर गए और मेंस तक पहुंच गए, तो मेंस में ग्रेड ए के पोजीशन के लिए अगर आप जर्नलिस्ट नॉट जर्नलिस्ट, वो तो पत्रकार होते हैं, जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो फिर से आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे मेंस में। ये 2 पेपर में से पेपर 1 जो है ये जनरल इंग्लिश का होगा, जो कि ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव है, 100 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट्स, जिसमें आपको आंसर्स टाइप करने हैं, राइट। पेपर 2 में 2 पार्ट्स है, देखिए, पहला है ऑब्जेक्टिव का जिसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स होंगे, 30 मिनट का टाइम रहेगा, यानी सेक्शन की अपनी एक लिमिटेशन है, बाउंड्री है, 30 मिनट के अंदर अंदर आपको वो पूरे 50 मार्क्स के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का एक डिस्क्रिप्टिव का पार्ट आएगा, बड़ा मजेदार पार्ट है ये, मुझे काफी अच्छा लगा ये सिलेबस देख के, यानी काफी अच्छी लेंथ एंड ब्रेड्थ कवर कर रहा है ये सिलेबस। तो अच्छे सीरियस कैंडिडेट्स जिन्होंने बढ़िया पढ़ाई की है, ऐसे ही लोग नाबार्ड अपेक्षा कर रहा है इस एग्जाम से। सो देखिए यहां पर उन्होंने क्लियरली बोला है कि 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन में से आपको केवल 4 अटेम्प्ट करने हैं, 6 में से आपको केवल 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, और उन 4 के भी उन्होंने 2 टुकड़े किए हैं। 2 क्वेश्चन जो होंगे ये 15 मार्क्स के लिए होंगे, तो 15 और 15 30 मार्क्स, और जो 2 क्वेश्चन होंगे ये 10 मार्क्स के लिए होंगे, तो 10 और 10 20, तो 30 और 20 50 मार्क्स का ये वाला पार्ट रहेगा। और इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरह सारे आंसर्स लिखते जाना है, तो ये एक पार्ट है। इसमें भाषा का चयन दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश, तो आप अपने हिसाब से ये कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे, लेकिन ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको ESI के लिए है। तो अभी आपने पिछली वाली स्लाइड में देखा होगा कि फिर से चलते हैं पिछली वाली स्लाइड में, एक सेकेंड। पिछली वाली स्लाइड में आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पे 40 क्वेश्चंस प्री में आ रहे हैं, और फिर आपने आगे अभी फिर से देखा कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के ऊपर 50 और 50 100 मार्क्स आपको मेंस में आ रहे हैं। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ESI के ऊपर प्री 40 मार्क्स का है और मेंस जो है ये 100 मार्क्स का है। तो यार ये तो हमारे सिलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा रास्ते का पत्थर बन गया है, ओके, जिसको आपको मील का पत्थर बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये ESI का पार्ट जो है उसके लिए स्पेशली मेरा एक प्रोग्राम है, पूरा 1 मंथ का एक डेडिकेटेड बैच है, बहुत जल्दी ये बैच शुरू होने जा रही है। तो आज इसी का ऐलान आपके सामने करना था, आपको इस बैच के सारे डिटेल्स बताने थे। तो ये है पेपर 2 में ESI का सिलेबस। अब देखिए उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये जो सिलेबस है ये प्री में है आएगा कि नहीं, उन्होंने केवल ESI लिख के ये सिलेबस दे दिया है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं, नाबार्ड ने ऐसा कहीं नहीं बोला है कि ये जो पोर्शन है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ओके, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये बेसिकली ये जो पोर्शन है ये पोर्शन प्री में भी ये सिलेबस आएगा या मेंस में भी ये सिलेबस आएगा, क्योंकि क्लियरली मेंशन नहीं है। मेंस के एस्पेक्ट में पेपर 2 लिखा हुआ है, मतलब मेंस का ही पार्ट है, तो ये मेंस का पोर्शन तो है ही, और प्री में भी इसी से जुड़ा हुआ पोर्शन आएगा जिसके कंफर्म चांसेस है, क्योंकि ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में सारी की सारी चीजें फ्लो होंगी। तो अब ये सिलेबस जरा देखिए आप, कितना कंटेंशियस सिलेबस है। इसमें इन्होंने नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल फीचर्स, इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, भारत में जो अर्थव्यवस्था ठीक से डेवलप नहीं हो पाई उसके ऊपर क्या कारण रहे, ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी एक जमाने में इंडियन इकोनॉमी क्लोज हुआ करती थी, बाद में वो ओपन हो गई, तो आर्थिक सुधार लाए गए थे। तो 1991 में जो ग्लोबलाइजेशन लाए गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए, प्राइवेटाइजेशन हुआ, इन्फ्लेशन से जुड़े हुए जितने भी ट्रेंड्स होते हैं, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, सारी चीजें, इंपैक्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड इंडिविजुअल इनकम, पावर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, भारत में रोजगार निर्माण के लिए जो अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते हैं अर्बन और रूरल एरिया में, वो फिर पावर्टी को मेजर कैसे किया जाता है। जैसे आपको पता होगा एक टूल होता है जीनीस कोएफिशिएंट, तो ये जीनीस कोएफिशिएंट बेसिकली क्या होता है, वो
पॉवर्टी एलिविएशन के अलग अलग मेजरमेंट, पॉपुलेशन के ट्रेंड्स, पॉपुलेशन की ग्रोथ, फिर एग्रीकल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जिसने एग्रीकल्चर में बदलाव लाए, भारत में फूड सिक्योरिटी बिल जिसको हम कहते हैं खाद्य सुरक्षा का जो बिल भारत में आया था और खाद्य सुरक्षा जो भारत में बढ़ाई गई वो वाला पार्ट, नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज इन रूरल क्रेडिट, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि भारत में नॉन इंस्टीट्यूशनल भी लोन दिया जाता है, जमींदारों के थ्रू, साहूकारों के थ्रू आज भी जो किसान है वो लोन लेते हैं, और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट तो जाता ही है बैंकों के थ्रू। तो उन दोनों में फर्क क्या है, कौन कितना लोन देता है, क्यों अभी भी लोग साहूकारों से और जमींदारों से लोन लेते हैं, भारत में इंडस्ट्रीज का क्या हाल है, भारत में लेबर लॉस की पॉलिसी कैसी है, रीजनल इम्बैलेंसेस क्यों होते हैं अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज में, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बटे हुए हैं। फिर उसके बाद रूरल बैंकिंग और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, तो जिसमें आप सबको आरआरबीज जो हैं वो, आरआरबीज यानी ग्रामीण बैंक, फिर उसके बाद सहकारी बैंक जिसमें कोऑपरेटिव बैंक आते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, भारत में माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग भी होती है, तो उन सब का स्ट्रक्चर कैसा है वो। उसके बाद फिर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जैसे होते हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, एनडीबी हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, एआईआईबी हो गया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक्सेट्रा, तो इन सब के ऊपर भी उन्होंने जानकारी मांगी है। अलॉन्ग विद दैट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि आपके देश की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक पार्ट कैसा है, मतलब स्त्रियां कितनी है, पुरुष कितने हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चे कितने हैं, बुजुर्ग रिटायर्ड कितने हैं, एसटी कितने हैं, ओबीसीज कितने हैं, जनरल कैटेगरी के लोग कितने हैं, ये बेसिकली एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का पार्ट होता है। तो वो सारा का सारा पार्ट, जेंडर इश्यूज भारत के, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ लिटरेसी, भारत में एजुकेशन का क्या हाल रहा, भारत में एजुकेशन में जो बदलाव किए गए वो सब कहां तक कितने पेनिट्रेट हो पाए, कितना उससे सुधार आ पाया अर्थव्यवस्था में। फिर उसके बाद शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब और सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स जो भारत में लाए गए उन सब के ऊपर। फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ द अंडर प्रिविलेज, भारत में जो ऐसे लोग हैं जिनको सहूलियत या फिर एक प्रकार का जो एक पिछड़ा हुआ एक समाज रहा, तो उन सबको फिर से रिहैबिलिटेट करने के लिए, पुनः उनका फिर से एक अपलिफ्टमेंट करने के लिए समाज में क्या क्या तरीके अपनाए गए, किस तरीके से उनको समाज में एक एक प्रॉपर लॉ के अनुसार उनको पोजीशनिंग की गई, उन सब के ऊपर आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। एंड देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ा शानदार सिलेबस है जिसमें काफी अच्छा गहन अध्ययन आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जो जो बातें इसमें दी हुई हैं तो ये अर्थशास्त्र की बड़ी मूलभूत प्रिंसिपल्स होते हैं, बड़े मूलभूत सिद्धांत होते हैं। तो अगर आप इन सब चीजों को ठीक से पढ़ते हैं तो इसके बहुत अच्छे फायदे हैं दोस्तों। एक तो आपका प्री का 40 मार्क्स का पूरा सिलेबस का कवरेज हो जाएगा, मेंस के पार्ट में आपको 30 मार्क्स के जो डिस्क्रिप्टिव हैं वो, और फिर लगभग 40 मार्क्स का जो आपका 50 मार्क्स का जो आपका ये पार्ट है जो जिसमें डिस्क्रिप्टिव लिखना है आपको, वो तो दोनों का आपको एक अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा। इसीलिए ये पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इससे जुड़ी हुई बैच इस वक्त बहुत ज़रूरी है। तो आई एम फाइनली शोइंग यू द सिलेबस जो इस बैच के लिए मैंने बनाया है, और जैसा कि आपने पूरा पोर्शन देखा अभी सिलेबस का, तो उससे रिलेटेड जो सिलेबस हमने डिज़ाइन किया है उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये 15 पॉइंट का पूरा सिलेबस हमने बनाया है और ये हर एक पॉइंट में इतने अलग अलग टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। सो आप देख सकते हैं जो कुछ उन्होंने बोला है नोटिफिकेशन में वो सारा लेंथ एंड ब्रेड्थ हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी समझाया जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है आपको कंप्लीटली एक आइडिया दी जाएगी, जीडीपी, जीएनपी, वेरियस इनकम लेवल्स इन द इकोनॉमी, जीडीपी के सेक्टर क्या क्या होते हैं। फिर इंडियन इकोनॉमी का एक पार्ट 2 रहेगा जिसमें सेक्टर वाइज कंपैरिजन होगा जीडीपी का, बेसिक फैक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के चैलेंजेस क्या क्या हैं वो सारी चीजें। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, आपको याद है अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि भारत में जो आर्थिक सुधार आए, भारत क्लोज इकोनॉमी से एक ओपन इकोनॉमी बना, तो हमने उसके ऊपर एक चैप्टर रखा है स्पेसिफिकली क्लोज्ड इकोनॉमी, एलपीजी रिफॉर्म, परमिट राज, न्यू चैलेंजेस, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद भी चैलेंजेस तो खत्म हुए ही नहीं, तो वो वाला पार्ट भी हम देखेंगे।
इन्फ्लेशन को हम अच्छे से समझेंगे, उससे जुड़ी हुई सारी रिलेटेड टर्म समझेंगे। पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम जो भारत में लाया गया वो क्या था, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, रोजगार योजना, मेजरमेंट ऑफ पावर्टी, इन सब चीजों के ऊपर बातें की जाएंगी। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिलेटेड पॉलिसीज इन इंडिया, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, पॉपुलेशन ट्रेंड इन इंडिया, चैलेंजेस इन इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। इसमें आपको मैं टेक्निकली बहुत सी चीजें समझाऊंगा। भारत में एग्रीकल्चर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा, ज़मीन का बंटवारा कैसे हुआ, मझौले किसान जो थे वो छोटे किसान जो थे और जो फिर बड़े किसान थे उन सब में भूमि का बंटवारा कैसे होता चला गया, प्रोडक्टिविटी कैसे गिरती चली गई और उसके वजह से भारत में प्रोडक्शन होने के बावजूद भी प्रोडक्टिविटी का जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने है उसको कैसे निपटना है, उसमें से क्या चैलेंजेस सामने आते हैं, आगे आने वाले दिन में क्या करना पड़ेगा, वो वाला पूरा पार्ट। और उसी से जुड़ी हुई फिर एक और चीज़ है जो कि पिछले साल का ही अपडेट रहा, एग्रीकल्चर फार्म बिल, तो वो वाला पोर्शन भी हम इसी में कवर करेंगे, राइट। तो दीज आर द 2 चैप्टर्स विच आर एब्सोल्युटली डेडिकेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडिया। इसके साथ रिफॉर्म्स जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में लाए गए, आपने वो भी एक पार्ट अभी अभी पढ़ा ही होगा सिलेबस में। तो रूरल इंडिया में रूरल बैंकिंग जो लाई गई वो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो बनाए गए वो, इसमें मैं आपको जो अब्रॉड के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जिनका एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, जैसे कि IMF, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। देन इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर बेसिकली इंडिया में इंडस्ट्रीज कैसे ग्रो हुई, इंडिया में लेबर पॉलिसी आई, इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस कैसा रहा, PSU यानी सरकारी कंपनियों का क्या रोल रहा, भारत में रीजनल इम्बैलेंस कैसे क्रिएट हो गया। रीजनल इम्बैलेंस का मतलब होता है यानी जो चीज़ किसी एक जगह पर मिल रही है देश में तो वो दूसरी जगह ठीक से नहीं अवेलेबल है क्योंकि रीजनल इम्बैलेंस रहा। जैसे आप देखेंगे तो भारत का ये जो समुद्र तटीय हिस्सा है, ये जो ईस्टर्न घाट का एरिया है, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। तो जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आपको दिखेंगी, जितने भी बड़े बड़े कारखाने आपको दिखेंगे, जैसे हैवी इंडस्ट्रीज जो आपको दिखेंगी वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश वाले बेल्ट में आपको ज़्यादा मिलेगा। सो ऑब्वियसली उसके वजह से एक रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है, हम उसको भी ठीक से समझने की कोशिश करेंगे, राइट। इसके अलावा 4-5 टॉपिक और हैं जिसमें मैंने एक टॉपिक रखा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, वर्ल्ड बैंक, WTO, उसके साथ साथ IMF का पार्ट भी इसमें ऐड करेंगे ही हम, ADB का पार्ट भी हम इसमें ऐड करेंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर बात करेंगे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, रैपिड अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। भारत में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ठीक से डेवलप नहीं हो पाया, हुआ तो कितना हुआ, उससे कितने लोगों का भला हुआ, ये सब बातें। फिर भारत का एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली जिसमें पॉलिसीज एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इलिटरेसी, वो सारी बातें। फिर इंडिया एंड सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय भारत में कैसे मिलता चला गया, जिसमें प्रॉब्लम्स ऑफ ST एंड SC, OBCs, लॉज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स, इससे जुड़े हुए क्या कानून देश में हैं, वो सारी चीज़ें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम कहते हैं मानव विकास सूचकांक। तो ये पूरा का पूरा एक शानदार सिलेबस आपके लिए हमने बना के रखा है और ये पोर्शन कंप्लीट कर लेने के बाद मुझे उम्मीद है कि ESI का प्री का जो सिलेबस है जिसमें 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, मेंस का जो सिलेबस है जिसमें फिर 2 पार्ट्स हैं, एक है ऑब्जेक्टिव वाला, तो ऑब्जेक्टिव के 50 मार्क्स एंड देन सब्जेक्टिव जिसमें आपको लिखना है, ठीक है, तो उसके 50 क्वेश्चंस। तो यहां टोटल आप ये मार्क्स समझिए, दीज आर नॉट क्वेश्चंस, दीज आर मार्क्स। सो 40 प्लस 50 ऐसे कुल मिला के 140 मार्क्स की आपकी एक शानदार तैयारी इस एक बैच से हो जाएगी। सो ये अपने आप में एक बड़ा रोल प्ले करेगी आपके सिलेक्शन में और इसीलिए इस बैच को लाते हुए एक बहुत अच्छी खुशी हो रही है। आई एम रियली ग्लैड टू अनाउंस दिस बैच। तो फाइनली आपको बैच के डिटेल्स मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये बैच जो है ये 30 जुलाई से यानी परसों से शुरू होने जा रही है। शाम को 5 से 6:30 का टाइमिंग रहेगा, राइट। आप लोगों को लिंक दे दी जाएगी और उस लिंक पे आप ये बैच अटेंड करेंगे। आपको फुल कवरेज मिलेगा सिलेबस का, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसके साथ साथ मैं लेटेस्ट MCQs भी दूंगा, क्योंकि सबसे पहले तो प्री में आपको वो MCQs ही क्लियर करने हैं।
तो सेशन में एमसीक्यूज कुछ इस तरीके से होंगे कि आपके लिए सेशन 1.5 घंटे का प्लान किया गया है, तो लगभग 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटे 20 मिनट तक आपका ये सेशन का पार्ट चलेगा और उसके साथ फिर उसी दिन के एमसीक्यूज भी कवर किए जाएंगे, राइट। किसी वजह से अगर सेशन का डिस्क्रिप्शन का पार्ट काफ़ी लंबा रहा तो एमसीक्यूज अगले दिन कवर किए जाएंगे, लेकिन हर एक टॉपिक के ऊपर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, राइट। हैंडबुक एट द एंड ऑफ द बैच, जब बैच कंप्लीट हो जाएगी उस समय आपको एक हैंडबुक मिलेगी। अब ये हैंडबुक बेसिकली तो फिजिकली एक हैंडबुक की तरह ही होती है, लेकिन अब क्योंकि कोरोना का टाइम है, ऑनलाइन बैच है, तो आपको इसकी एक सॉफ्ट कॉपी मिलेगी और इसमें आपको शानदार सैकड़ों क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में बिल्कुल हॉट ऑफ द प्लेट पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम के पहले सॉल्व करके जाना है। तो ये क्वेश्चंस प्लस जो एमसीक्यूज में पूछूंगा वो, और जो पूरा पोर्शन मैं आपको समझाऊंगा और नोट्स दूंगा पीडीएफ के साथ वो, तो इसीलिए आपको फ्री की पीडीएफ भी इसके साथ अवेलेबल रहेगी। ये सब का सब आपको ज्ञानबाजी नाम के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सबसे पहले ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ से आपको रोज़ाना लिंक मिल जाएगी और उस लिंक के ऊपर आपको आना है और आपका सेशन निर्धारित टाइम पे अटेंड करना है, राइट। तो आई होप यानी बैच से रिलेटेड जो जो मूलभूत बातें हैं वो सब मैंने क्लियर की है। और अगर इससे जुड़ा हुआ कुछ और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैंने अपना नंबर भी ऑलरेडी आपको दिया है। जाते जाते जिन बच्चों को शायद यानी ये मेरे साथ टीचिंग का या मेरे साथ सीखने का ये पहला ही अनुभव है जिन लोगों का, तो उनको मैं बता दूं, माय नेम इज़ निखिल एंड मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने एमबीए किया है मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट में। उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन मैनेजमेंट भी लिया है एचआर में। उसके साथ मुझे 10 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यूज़, ये सारे मेरे मेन एरियाज ऑफ सब्जेक्ट रहे हैं जिसमें मुझे एक अच्छा तजुर्बा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक अच्छा रेलेवेंट नॉलेज विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स एंड सफिशिएंट आर्टिकुलेशन यानी एक अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें लाइव एग्जाम्पल दिए जाएंगे। So hope you will enjoy the sessions, right? So obviously इस एक छोटे से नोट के साथ मैं वंस अगेन आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ कि 30 जुलाई से ये बैच हमारी शुरू होने जा रही है। शाम को 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक रहेगी। तो अगर आप भी नाबार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अभी तक नहीं किया है, केवल विचार कर रहे हैं, ओके, तो सोच लीजिए। और 7 तारीख तक अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं और ईएसआई का पोर्शन देख के अगर आपको डर लग रहा है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं आपके लिए, और ये बैच उसके लिए आपके लिए काफ़ी एक मददगार बैच साबित होगी, राइट। इससे ज़्यादा अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी पिछले स्लाइड में नंबर ऑलरेडी डिस्प्ले किया है। वंस अगेन मैं आपको नंबर बता देता हूँ, आप इस नंबर पे मुझसे अधिक जानकारी ले सकते हैं। सो दोस्तों, ये था मेरे तरफ से एक स्मॉल इन्फॉर्मेशनल वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको आप फॉलो करिएगा और इस बैच के लिए ज़रूर आइएगा। और इससे अधिक अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, अगर आप इस पोर्शन में कुछ ऐड करवाना चाहते हैं या किसी तरीके से कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, सो ऑल योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस नंबर। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं फिर 30 तारीख को किसी एक फर्स्ट चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।